प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे +1 क्लास का 7वां अध्याय बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं कि जो सांस्कृतिक परंपराएं थी वो कैसे बदलती गई और क्या हुआ उसके विषय में जो है वो हम करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इस चैप्टर के मैं आपको बता रही हूँ और आप फिर चैप्टर को रीड कीजिएगा NCERT बुक से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो जो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या जो थी वो बढ़ गई थी। यानी कि जो यूरोप देश था उसके अंदर जैसे जो नगर थे वो अनेकों, यानी कि देशों में जो जैसे यूरोप के अंदर जो देश थे और देशों के अंदर भी नगरों की संख्या जो थी वो बढ़ गई थी और विशेष प्रकार की नगरीय सांस्कृतिक विरासत जो थी वो विकसित हो रही थी। यानी कि अनेक प्रकार की नगरीय संस्कृति, जैसे नगर के अंदर अनेक संस्कृतियाँ जो थी वो विकसित हो रही थी और नगर के लोग जो थे वो खुद को गांव के लोगों से श्रेष्ठ मानने लगे थे। वो ये सोचते थे कि गांव के लोग जो हैं वो उतने श्रेष्ठ नहीं हैं जितने नगर के लोग जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। यानी कि नगर के लोग खुद को मतलब स्वयं को वो क्या मानने लगे थे, गांव के लोगों से श्रेष्ठ समझने लगे थे। तो उस समय के दौरान 3 शहर थे, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। ये जो थे ये कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। कौन कौन से 3 शहर थे? फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, जो बुक के अंदर जो है दिए हुए भी हैं, जैसे वेनिस और फिर फ्लोरेंस और नीचे रोम। ये जो तीनों देश थे, ये जो तीनों शहर थे, तीनों बड़े शहर माने जाते थे और ये तीनों शहर ही कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। और फिर जो अमीर और अभिजात वर्ग के लोग थे वे कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे, क्योंकि उनको आश्रय देते थे। किनको आश्रय देते थे? लेखकों को। क्योंकि पहले के जो राजा होते थे या फिर जो बड़े लोग होते थे वो क्या करते थे, वो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते थे और जो लेखक होते थे और वो उनकी प्रशंसा जो है लेखन कार्यों में करते भी थे। तो इसीलिए वो उनको अपना आश्रयदाता बना लेते थे, यानी कि अपने आश्रय में उनको रख लेते थे। और उस समय के दौरान जैसे जो छपी किताबें जो हैं वो उपलब्ध हुई हैं, तो उनसे हमें क्या पता चलता है कि जो दूर दराज के इलाके थे उनके अंदर भी ये छपी हुई किताबें जो हैं वो मिली हैं। और जैसे किताबों के मिलने से हमें ये पता चलता है कि जैसे दूर दराज में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और फिर उनसे ये भी पता चलता है कि लोग जो थे वो अपनी इच्छा अनुसार धर्म का चुनाव जो है वो करने लगे थे। और जैसे पहले क्या माना जाता था, जो चर्च होती थी, चर्च को पृथ्वी का केंद्र जो है वो माना जाता था और सभी जो है वो यूँ मानते थे कि चर्च जो है वो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। लेकिन इस बात का भी वैज्ञानिकों ने अब खंडन कर दिया था। चर्च पृथ्वी का केंद्र है, इस बात का भी वैज्ञानिकों ने खंडन कर दिया था। क्यों खंडन कर दिया था? क्योंकि अब सौर मंडल का ज्ञान जो है वो हो गया था। सौर मंडल में जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, इन सब चीज़ों का ज्ञान जो है वो वैज्ञानिकों ने दे दिया था। उसके बाद जो सेकंड आपका मेन हेडिंग आता है, इटली के नगरों का पुनरुत्थान। यानी कि दोबारा से जो इटली के नगर थे उनका उत्थान किस प्रकार से हुआ। जो पश्चिमी रोम साम्राज्य के जब पतन हुआ तो पतन के बाद इटली की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र थे उनका विनाश होने लगा और यहाँ पर कोई भी जैसे जो सरकार थी, कोई भी स्वीकृत एक सरकार नहीं थी। और रोम में जो पोप था, पोप जो था वो प्रसिद्ध तो था, लेकिन जैसे जो है लेकिन वो राजनीतिक जो उसकी स्थिति थी वो कमज़ोर थी। यानी कि वो इतना अधिक जैसे राजनीतिक बातों में ध्यान नहीं देता था। और पश्चिमी यूरोप में जो सामंती संबंध के कारण नया रूप जो है वो ले रहा था। सामंती संबंध यानी कि सामंत
जैसे जो जागीरदार ज़मीन दे देते हैं, तो पश्चिमी जो यूरोप था उसके अंदर सामंती व्यवस्था जो है वो बढ़ने लगी थी। उसके कारण नया रूप जो है वो वहाँ की राजनीति ले रही थी। और पूर्वी यूरोप में जो था वो वाइजेंटाइन राजा, और उसी राजा के नाम पर ही इस स्थान का भी नाम पड़ा है। एक राजा था, उसका साम्राज्य था। तो आपको पता ही है कि साम्राज्य जो होता है एक राजा का ही होता है, और राजा जो है उसका कर्ता धर्ता सब कुछ होता है। तो उसी के स्थान पर ही, उसी के नाम पर ही, उसी राजा वाइजेंटाइन जो राजा था उसी के नाम पर ही उसने अपने राज्य का नाम भी जो है वो स्थापित कर दिया था। और इस समय पश्चिमी यूरोप में इस्लाम धर्म जो है वो भी बढ़ रहा था। और इटली जो है वो कमज़ोर होने के कारण, इटली की स्थिति उस समय कैसी थी? इटली की स्थिति जो थी वो कमज़ोर थी। उसके कारण इटली जो है वो कई टुकड़ों में बट गया था। फिर वाइजेंटाइन जो साम्राज्य था और इस्लामी देशों के बीच व्यापार जो है वो बढ़ने लगा था। और इटली बंदरगाह का जैसे व्यापार बढ़ा, तो इसके कारण इटली बंदरगाह का भी विकास जो है वो होने लगा था। तो व्यापार जैसे जो वाइजेंटाइन था और जो इस्लामी साम्राज्य थे, इन जो इस्लामी देश थे, इन दोनों के बीच में ही व्यापार जो है वो बढ़ने लगा। और फिर ये व्यापार किसके माध्यम से बढ़ा था? बंदरगाह के माध्यम से जो है ये व्यापार बढ़ने लगा था। और इसी के कारण ही जो बंदरगाह थी उनका विकास भी होने लगा था। फिर इसके बाद जैसे आता है कि जो आपकी NCERT बुक है उसके अंदर जैसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो दी हुई हैं कि जैसे वेनिस जो था वो गणराज्य थे, और जो दरबारी और ये दरबारी नगर, जो अन्य नगर थे वो दरबारी नगर थे, और उनका जो शासन था वो राजकुमार जो होते थे वो चलाते थे। और इसमें जैसे जो सर्वाधिक जीवंत शहरों में जो है वहाँ पर मिलता था कि यहाँ पर जीवंत जो जीवन मिलता था वो सर्वाधिक शहरों के अंदर मिलता था। और वेनिस जो है वो पहला सबसे बड़ा शहर था, और जिनेवा जो था वो दूसरा बड़ा शहर था। और ये यूरोप के अन्य क्षेत्रों की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये उनसे अलग थे। और यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग जो थे वो राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी शक्तिशाली नहीं थे। और नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग जो है वो लेते थे, और जिसके कारण यहाँ पर नागरिकता की भावना जो है वो पनपने लगी थी। और यहाँ पर इन नगरों का शासन जो चाहे सैनिक तानाशाहों के हाथ में भी चला जाए, फिर भी जो इन नगरों के निवासी होते थे वो यहाँ का नागरिक कहने में गर्व अनुभव करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, जिसके कारण ये जो नागरिक थे वो यहाँ का निवासी होने पर, यहाँ का निवासी कहने पर अपने आप को गर्व का अनुभव जो है वो करते थे। उसके बाद आता है विश्वविद्यालय और मानवतावाद। तो इसके अंदर क्या था कि जैसे यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय जो है वो इटली के नगरों में ही स्थापित हुए थे। और फिर जैसे 11वीं सदी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय जो थे वो विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र बने रहे, और साथ में कानून की पढ़ाई भी यहाँ बहुत अच्छी कराई जाती थी। कानून की पढ़ाई के लिए भी ये पादुआ और बोलोनिया जो विश्वविद्यालय थे ये बहुत फेमस थे, मशहूर थे। और फिर यहाँ पर जैसे व्यापार होता था, जैसे हम यहाँ पर देख ही चुके हैं, और वाणिज्य होने के कारण यहाँ पर जैसे लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, तो उसके कारण वकीलों की ज़रूरत पड़ती थी, और उसी के कारण ही कानून का जो अध्ययन है वो एक प्रिय विषय यहाँ का बन गया था। और कानून के अध्ययन को रोमन संस्कृति का हिस्सा भी जो है फिर वो माना जाने लगा था। जैसे इसके अंदर आपकी बुक के अंदर भी बताया गया है कि कानून के अध्ययन में यह बदलाव जब आया था तो उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में भी पढ़ा जाने लगा था। और फ्रांचेस्को पेटार्ट और इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते थे। ये नेम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इन्होंने जैसे जो 1300
4 से 1378 तक जो है इनका शासनकाल रहा है। और इस पेट्रार्ट के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों ने वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह से इसको समझा जा सकता है। और इस बात पर भी इन्होंने जोर दिया था कि इन प्राचीन लेखकों की जो रचनाओं का जो उन्होंने रचनाएं की थी उनका भी बहुत अच्छी तरह से अध्ययन जो है वो किया जाना चाहिए। फिर जैसे इस शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्निहित जो है कुछ बताया जाता है कि जैसे जो धार्मिक शिक्षण है सिर्फ उनको वही नहीं सिखाए जाते थे। यहाँ पर जैसे नई संस्कृति जो है वो 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का इसको नाम दिया था। जो ये शिक्षा का कार्यक्रम चला था इन्हीं के अंतर्निहित ही जैसे जो जानना चाहते थे, जो कुछ भी जानना बाकी था वो सब केवल धार्मिक शिक्षण से ही वो नहीं सीखते थे, बल्कि नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का भी नाम दिया था। और 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द जो है वो अध्यापकों के लिए ही प्रयुक्त होता था, जो व्याकरण और अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन आदि विषय पढ़ाते थे, जो सभी किससे संबंधित हैं? ये सभी विषय जो हैं वो हम देखते हैं कि आर्ट से संबंधित हैं। और लातिनी शब्द जो ह्यूमैनिटास, जिसने ह्यूमैनिटीज़ शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और निबंधकार जो सिसरो थे, सिसरो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, निबंधकार थे वो, तो इन्होंने जो है जो कि जूलियस और सीज़र जो निबंधकार, वो भी निबंधकार थे, लेखक थे, उनके समकालीन यानी कि उसी समय के दौरान ही ये भी हुए हैं। तो इन्होंने संस्कृति के अर्थ में इसको लिया था और ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उसे कौशल पर बल देते थे, जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद जो है वो विकसित करता था। फिर इसके बाद जैसे जो फ्लोरेंस जो शहर था, वहाँ के दो प्रसिद्ध लोगों का इसमें बड़ा हाथ रहा था। एक तो था जो दाते अगिलहिरी, जो 1265 से 1321 ईस्वी में रहा था। और ये वैसे तो धार्मिक नहीं था, लेकिन इसने धार्मिक विषयों पर जो है बहुत अधिक लिखा था, इस कारण ये प्रसिद्ध था। और दूसरा व्यक्ति था जोटो, जो एक कलाकार था, जिसका समय था 1267 से 1337 ईस्वी। और ये क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि ये चित्रकार था, इस कारण से ये प्रसिद्ध था। और इन्हें इटली के शहरों में बहुत अच्छे से जाना जाता था, क्योंकि ये धार्मिक विषयों पर लिखता था, इस कारण से प्रसिद्ध था। और जोटो जो था वो चित्रकार था, इस कारण से प्रसिद्ध था। एक इसमें है रेनेसा व्यक्ति, किसको कहा जाता है? जिसकी अनेक रुचियाँ होती हैं और जिसके अंदर अनेक टैलेंट या हुनर होते हैं, उसको रेनेसा व्यक्ति कहा जाता है। जैसे कुछ व्यक्तियों को बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है, और कुछ के अंदर जैसे चित्रकारी करने का भी टैलेंट होता है और अध्यापन करने का भी टैलेंट होता है। तो अनेकों हुनर जिसके अंदर हों, अनेकों रुचियाँ जिसके अंदर हों, उसको रेनेसा व्यक्ति कहा जाता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद। आप जूम मीट भी अटेंड नहीं करते तो सैटरडे को आपकी जूम मीट होती है, आप उसको भी अटेंड किया कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप जूम मीट से या फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।